नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरने के साथ हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद यूनुस की सरकार बनी। लेकिन क्या बांग्लादेश को तालिबान बनाने वाली कट्टरपंथी संगठनों की साजिश का शिकार हिंदू हुए थे? और क्या यूनुस प्रधानमंत्री के तौर पर मौलानाओं के हाथों की कठपुतली है? वो मौलाना जो बांग्लादेश में बांग्ला खत्म कर शरीयत लागू करना चाहते हैं और कट मुल्लाओं के हाथों में बांग्लादेश जाने वाला है। और क्या बांग्लादेश दुनिया का अगला सीरिया, दुनिया का अगला तालिबान बनने वाला है? आज हम आपको बताएंगे भारत के पड़ोस में कैसे महिलाओं का एक नया नर्क तैयार हो रहा है, कैसे भारत के दुश्मन के हाथों बांग्लादेश की कमान जाने वाली है, और कैसे हिफाजत ए इस्लाम शरीयत की आड़ में महिलाओं के जिंदगी को जहन्नुम बनाने की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। क्योंकि बांग्लादेश बनने वाला है तालिबान, जो हिंदुओं की शमशान और महिलाओं के शोषण का नया स्थान बन सकता है। क्या वाकई में बांग्लादेश में कानून नहीं शरीयत का राज चलेगा? सवाल खड़ा हुआ क्योंकि बांग्लादेश में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा हुआ। इजाफा होने के बाद यूनुस सरकार ने महिला सुधार आयोग का गठन किया। इस आयोग के साथ साथ इनके सुझावों का जमकर विरोध हुआ, एक ऐसा विरोध जिसने यूनुस सरकार को हटाने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसके लिए सड़कों पर अराजक प्रदर्शन हुआ है, जिसकी अगुवाई हिफाजत ए इस्लाम ने की है। अब ये हिफाजत ए इस्लाम क्या है, इसको समझाएं उससे पहले जरा ये देखिए कि जो महिला आयोग बनाया गया, जिसने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के अंदर क्या कुछ था और क्या सुझाव दिए गए थे। जरा एक बार इस पर गौर फरमाते हैं। देखिए जरा आयोग के प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव, महिलाओं को समान अधिकार मिले। अब जरा सोचिए किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन हिफाजत इस्लाम खतरे में पड़ गया। महिलाओं को समान अधिकार देने की बात पर हिफाजत इस्लाम को लगा कि इस्लाम खतरे में पड़ गया है, शरीयत खतरे में पड़ गई है। दूसरा जो रिकमेंडेशन, वो देश में लैंगिक समानता, क्या इससे इस्लाम और हिफाजत इस्लाम खतरे में बांग्लादेश के अंदर है? क्योंकि इसका भी विरोध किया गया। और तीसरा, महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार मिले, इसका विरोध हुआ। और देश में एक जैसे पारिवारिक कानून बने, इसका भी विरोध किया गया। यूनुस सरकार ने ये 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आयोग की तरफ से दिए गए, वो लागू करने की जैसे ही ठानी, वहां के कटमुल्लाओं और मदरसा छाप इसके विरोध में हो गए। और बाकायदा देखते ही देखते बांग्लादेश एक बार फिर से आग की चपेट में आता हुआ नजर आया। और इसलिए वहां पर शरीयत कानून, क्या वाकई में बांग्लादेश के अंदर जो संविधान है ही नहीं, फिर भी क्या संवैधानिक संकट वहां पर खड़ा हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि बांग्लादेश में फिलहाल पारिवारिक कानून धर्म के आधार पर लागू होता है। इसका मतलब जरा समझिए, मतलब यह है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए शरिया आधारित कानून वहां पर लागू होता है, हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ कानून लागू होता है, बाकी धर्मों के लिए भी उनके धर्मों के हिसाब से कानून लागू होता है। हिफाजत इस्लाम इसका विरोध कर रही है। इस ग्रुप का कहना है कि प्रस्ताव इस्लामी मूल्यों को कमजोर करता है और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को थोपता है। हिफाजत इस्लाम ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है, महिला सुधार कानून किए गए तो उनका हाल शेख हसीना जैसा होगा। अब जरा इसको समझने की जरूरत है, क्या वाकई में हिफाजत इस्लाम ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया? और क्या यूनुस कठपुतली के तौर पर कटमुल्लाओं के हाथों की कठपुतली बांग्लादेश के अंदर बन चुके हैं? और क्या बांग्लादेश देखते ही देखते सीरिया और तालिबान की राह पर चल निकला है? क्योंकि बांग्लादेश अब उसी रास्ते पर उतर चुका है जिस पर अफगानिस्तान को तालिबान ने घसीटा था एक दौर के अंदर। शेख हसीना के हटते ही कट्टरपंथियों ने बागडोर अपने हाथ में ले लिया। राजधानी ढाका में जो हुआ
उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। सिर्फ ढाका में जो हुआ, उसने एहसास करा दिया कि हिफाजत-ए-इस्लाम नाम का इस्लामी संगठन कैसे बांग्लादेश में सरकार को धमकाता है, सरकार को चलाता है, और यूनुस उसके हाथ की कठपुतली है। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान की सरकार आईएसआई के हाथों की कठपुतली है, वैसे ही यूनुस सरकार, बांग्लादेशी सरकार वर्तमान में हिफाजत-ए-इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। हजारों जिहादियों के साथ खुलेआम महिला अधिकारों के खिलाफ यह संगठन जहर उगलता है। संगठन उन कट्टर मौलानाओं और मदरसा नेटवर्क से जुड़ा है जो बांग्लादेश को 21वीं सदी से पीछे खींचकर शरीयत में अंधेरे के अंदर ले जाना चाहते हैं। इस बार इनका निशाना बना महिला अधिकार आयोग, जो मुस्लिम महिलाओं को विरासत और बराबरी के हक देने की सिफारिश कर रहा था। लेकिन यह बात इन कट्टरपंथी कटमुल्लों को नागवार गुजरी। मौलाना हक ने मंच से खुलेआम महिला आयोग को भंग करने की धमकी दे डाली। इसके साथ ही इस्लामी कट्टरपंथी जो विद्वान खुद को कहते हैं, उन्होंने नया आयोग बनाने की मांग कर दी और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर इस्लाम कट्टरपंथी विद्वान होंगे और वो बाकायदा बताएंगे कि महिलाओं को वहां क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसमें कोई दो राय नहीं की। उसके अंदर बाकायदा महिलाओं के लिए तमाम रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो एक कट्टरपंथी चाहते हैं। सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुके, भारत को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है उसका असर भारत पर होता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका असर भी होगा। और सोचिए वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हिंदू परिवारों के साथ क्या हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ क्या हुआ, तो अंदाजा लगाइए अगर वहां तालिबानी सोच के साथ कट्टरपंथी लोगों की सरकार होगी तो हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि वो तो बाकायदा अपनी ही सरकार के द्वारा बनाए गए महिला आयोग के सदस्यों को ही मारने की धमकी दे रहे हैं। और सिर्फ इतना करने पर कि वो वहां महिलाओं का अधिकार दे रहे हैं, सिर्फ विरोध नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई है। ममुनुल हक ने मंच से महिला आयोग के सदस्यों को सजा देने की मांग कर, उन्होंने कहा कि जब तक शेख हसीना सत्ता में थी हम चुप थे और हमारी जैसी ताकतों पर अंकुश था, लेकिन उनके जाने के बाद कट्टरता ने खुला मैदान पा लिया है। अब वहां महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की साजिशें खुलकर की जा रही हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम जैसा संगठन बांग्लादेश को तालिबानी अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहता है, जहां औरतें सिर्फ पर्दे के पीछे रहें और उनके अधिकारों पर ताले जड़ दिए जाएं, या कहे कि पुरुष अपने हिसाब से महिलाओं का शोषण करें। लेकिन यह भड़काऊ भाषण और बयान हदों को क्रॉस कर चुके हैं और इसके लिए बाकायदा उदाहरण दिए जा रहे हैं। एक उदाहरण का जिक्र करते हैं। वैसे तो जहर से भरे ना जाने कितने उदाहरण हैं, कितने उनके बयान, लेकिन एक बयान जो हमें लगा कि शायद मर्यादाओं को ना लांघते हुए आप तक पहुंचाया जा सकता है, उसको जरा देखिए। पुरुष और महिला कभी समान नहीं हो सकते हैं। कुरान में महिला पुरुषों के लिए जीवन के विशिष्ट नियमों की रूपरेखा दी गई है और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम इससे आगे जा सके। और यह कौन कह रहा है? महिला मदरसा के शिक्षक हैं मोहम्मद शिहाब उद्दीन। आप जरा सोचिए, महिला मदरसा के शिक्षक हैं मोहम्मद शिहाब उद्दीन, और वो कह रहे हैं कि जो कुरान में लिख दिया गया है उसको बदला नहीं जा सकता। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, ये मुल्ला मौलवी कितने ही बदल जाएं, इनके रहने के तौर तरीके कितने ही बदल जाएं, लेकिन महिलाओं पर पाबंदी बिल्कुल उतनी रहेगी जितनी कुरान में लिखी गई है। लेकिन जो ये सब कर रहा है वो हिफाजत-ए-इस्लाम क्या है, इसको भी आज आपको समझना चाहिए। हिफाजत-ए-इस्लाम विभिन्न राजनीतिक दलों और मुस्लिम संगठनों का एक गठबंधन है, जिसमें ममुनुल हक की खिलाफत-ए-मजलिस पार्टी भी शामिल है। यह एक प्रभावशाली दबाव समूह के तौर पर उभरा है और इसकी स्थापना के महज 15 सालों के दौरान राजनीतिक दलों से समर्थन इसको अपार हासिल हुआ है। हिफाजत-ए-इस्लाम एक इस्लामवादी वकालत करने वाला समूह है, जिसका उद्देश्य है इस्लाम के रूढ़िवादी मूल्यों को संरक्षित करना। इस लाइन को जरा गौर से समझिए। इसमें इस्लाम के रूढ़िवादी मूल्यों को संरक्षित करना है।
प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनों का खुलकर विरोध करना मजम्मत करती है। 2010 में गठन से बांग्लादेश में धार्मिक उपदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संगठन मुख्य रूप से कौमी मदरसों के शिक्षकों और छात्रों से बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में समूह ने अपनी कठोर रुख के लिए सुर्खियां बटोरी है और इसका अक्सर असर देश के भीतर धर्मनिरपेक्ष गुटों के साथ टकराव इसका रहा है। बांग्लादेश में इस साल के अंत तक चुनाव की बात सामने आ रही है। ऐसे में इस तरीके के कट्टरपंथी आंदोलन के जरिए चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश के अंदर कितने शिया हैं, कितने सुन्नी और कितने हिंदू और क्या हिंदू वाकई में वहां डिसाइडिंग फैक्टर है। यह आंकड़ा आपको दें उससे पहले जरा इस कट्टरपंथी को समझ लीजिए जिसका नाम है मामुनुल हक। ये कौन है जरा एक बार देखिए, इसकी पहचान जरा देखिए। इसका जन्म 1973 में, पढ़ाई मदरसों में। पहचान हिफाजत इस्लाम का विवादित राष्ट्रीय नेता जिसका काम सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर विवादित बयान देना है और लोगों को भड़काना है, कट्टरपंथी रूढ़िवादी सोच को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है? इस्लामी ज्ञान, कट्टरता और उग्र भाषण, यह दरअसल की खासियत है। और इसका काम क्या है? भारत विरोध में काम करना और मुसलमानों में कट्टरता फैलाना बांग्लादेश के अंदर, यह दरअसल इसका मुख्य एजेंडा है, यह इसका काम है। यह बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार भी जो गई उसमें कहा जा रहा है कि इस हक का बड़ा रोल है और यूनुस ने जो सत्ता संभाली उसके पीछे भी इसका हाथ। और यूनुस अभी तक जो कठपुतलियों के तौर पर काम कर रहा है और जो हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, वो कहा जा रहा है कि मामुनुल हक को बाकायदा सत्ता यूनुस तक पहुंचाने का रिटर्न गिफ्ट दिया गया है जिसमें हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से आग लग सकती है, क्योंकि हिफाजत के नेताओं के खिलाफ 300 मामले इस वक्त लंबित हैं। हिफाजत के नेताओं के खिलाफ जो 300 मामले लंबित है उसमें हिफाजत इस्लाम ने बाकायदा धमकी दी, महिला मामलों के सुधार आयोग को खत्म करने की धमकी दी। ऐसा नहीं करने पर बांग्लादेश को ठप करने की धमकी दी गई। बाकायदा केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौलाना जुनैद अल हबीब ने कहा कि यूनुस सरकार के पास सिर्फ 24 घंटों का समय है, अगर तब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो देश थम जाएगा, आग लगा दी जाएगी। आप सोचिए एक सरकार कितनी कमजोर है रूढ़िवादी कट्टरवादी लोगों के हाथों सरेंडर करने के लिए। और यूनुस जो शांति का नोबेल न जाने कैसे हासिल कर गए, वो अपने देश में अशांति को रोक नहीं सकते और सत्ता में बना रहने के लिए उन्हें बांग्लादेश को तालिबान बनाना पड़ेगा। और ये जो मामुनुल हक है ये दरअसल यूनुस को भी हटाना चाहता है। और जैसे तालिबान बाकायदा एक कट्टरपंथी सोच के हाथ में है, या कहें कि अफगानिस्तान में जैसे तालिबान की सरकार है, ऐसे ही बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम अपने हाथ में सरकार को लेना चाहता है और मामुनुल हक वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। दरअसल हक लगातार बांग्लादेश में भड़काऊ भाषण दे रही है, देश में शरीयत कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। उनका समूह शरिया यानी इस्लामी कानून लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हक का कहना है कि उनके संगठन के हजारों मदरसों का नेटवर्क है, उनमें लगभग 5 लाख सदस्य होने का दावा किया जा रहा है। हक का मानना है कि ये सदस्य उन्हें चुनाव में अच्छी सफलता दिलाएंगे, बशर्ते कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो वो सरकार बना लेंगे। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश अफगानिस्तान की राह पर चला जाएगा, जहां शरीयत कानून के साथ साथ तालिबानी तरीके का शासन होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद से हालात खराब है। गैर मुस्लिमों को मारा जा रहा है, महिलाओं से दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर वहां हक की सरकार आई तो तालिबानी शासन होगा और बांग्लादेश तालिबान में बदल जाएगा, जहां हिंदुओं के लिए एक तरीके से शमशान बनेगी। और इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश के नजरिए से अलार्मिंग स्टेज है कि क्या वाकई में वहां रूढ़िवादी कट्टरपंथी सोच को पनपने दिया जा सकता है। तो जरा यह भी देखिए, अगर तालिबान बना तो फिर
वहां हिंदुओं का क्या होगा। 2022 की जनगणना के आंकड़े आपको दे रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो हुआ उसके बाद कितने हिंदू मार दिए गए, कितने हिंदू वहां से पलायन कर गए, ये आंकड़ा इसके अंदर नहीं, लेकिन फिर भी ये मोटे तौर पर आपको ये बता पाएगा कि वहां अगर हिफाजत इस्लाम की सरकार बनी तो कितनी बड़ी आबादी होगी जो संकट में होगी, और कितने ज्यादा हिंदू होंगे जो पलायन करने पर मजबूर होंगे, या वहां घुट घुट कर जीने पर मजबूर, या हो सकता है वो बेचारे मजबूरी में कन्वर्ट होने को भी तैयार हो जाएं। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, और ये मोदी सरकार को देखना चाहिए। यह आंकड़ा महज आंकड़ा नहीं है, ये भारत के अंदर हिंदुओं के पलायन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है जो भविष्य में नजर आ सकता है। जरा देखिए, मुसलमान कितने हैं बांग्लादेश में? 165.16 मिलियन, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 91% है। इन मुसलमान जो 165.16 मिलियन बांग्लादेश में, उनमें से शिया महज 2% है, महज 2%, और सुन्नी 98% है। शरीयत की वकालत वहां की जा रही है। हिंदू कितने हैं? 13.1 मिलियन, जो लगभग वहां की आबादी के 8% के आसपास, बौद्ध, ईसाई और अन्य 1% के आसपास है। और ये आबादी बहुत ज्यादा है। ये आबादी हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर वहां हिफाजत इस्लाम की सरकार बनी, कट्टरपंथी सोच और शरीयत कानून लागू हुए, तो जैसे पाकिस्तान के अंदर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, हिंदुओं को वहां मार दिया गया, वहां की पॉपुलेशन में बहुत तेजी से हिंदुओं की आबादी कम हुई, बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन सकता है, जहां हिंदुओं की कब्रगाह बना दी जाए, जहां हिंदुओं के लिए नर्क बना दी जाए बांग्लादेश की जमीन। और वो हमने देखा है, शेख हसीना के हटने के बाद यूनुस की सरकार ने कैसे हिफाजत इस्लाम को रिटर्न गिफ्ट में हिंदुओं की कत्ल की कहानी दी। महिलाओं से दुष्कर्म, घरों को जलाना, मंदिरों को तोड़ देना और उनको पलायन पर मजबूर करना। तो जरा आप खुद सोच कर देखिए, अगर वहां इस तरीके से कट्टरपंथी सरकार आई तो वहां के हिंदुओं का क्या होगा। यह भारत को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हिफाजत इस्लाम है, जो ममनूल हक है, वो किसी का सगा नहीं है, क्योंकि यूनुस को वो डस रहा है और यूनुस ने ही उसको पाला है। ममनूल हक उन लोगों में से है जिन्हें यूनुस सरकार ने रिहा कर दिया था। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी संगठन भी काफी सक्रिय देखा जा रहा है, और इस खुली बैठक के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश फिर से जलेगा। हिफाजत इस्लाम और उनके नेता भारत विरोधी रुख अपनाते हैं, अक्सर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश दौरे के दौरान मामुनुल हक ने विरोध प्रदर्शन किया था, और यह कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश में मदद से चलाता है, अक्सर अपने उपदेशों में बांग्लादेश के संविधान का खुलकर विरोध करता है। लेकिन कट्टरपंथियों के कदमों में क्या वाकई में यूनुस सरकार है, या फिर ये कट्टरपंथी पाकिस्तान की पपेट बनते हुए यूनुस सरकार को कदमों में लाते हुए बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसको समझने के लिए जरा पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को संभालने में जुट गई। विवादित नेता सरकारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करते नजर आए। डॉक्टर यूनुस ने ढाका में बाकायदा हिफाजत ए इस्लाम के नेता मामुनुल हक के साथ मुलाकात की, और इसके अलावा उनके समूह के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। हिफाजत नेताओं और डॉक्टर यूनुस के बीच बैठक में चुनाव सुधार को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर चर्चा भी हुई। हालांकि तस्वीरें आने के बाद विवाद छिड़ गया। मामुनुल हक पर शेख हसीना शासन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे, तब मामुनुल हक को आरोपों के तहत गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन यूनुस ने आते ही उनको रिहा कर दिया। उसके अलावा रिटर्न में हिंदुओं के साथ नरसंहार गिफ्ट उसको दिया गया, और अब वही मामुनुल हक यूनुस को चेता रहा है कि या तो हमारे हिसाब से हमारी कठपुतली बनकर रहिए, या फिर हम आपको भी सत्ता से बाहर कर देंगे, क्योंकि 5 लाख मदरसों के साथ सीधा कंट्रोल है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश के अंदर चुनाव होगा। तो जरा देखिए वहां की बड़ी पार्टियां कौन कौन सी हैं जो चुनावी मैदान में होगी, और हिफाजत ए इस्लाम इनमें से किसको समर्थन कर रहा है, और कैसे वहां की सरकार को
बदल सकता है, जरा देखिए। मोटे तौर पर बात की जाए तो बांग्लादेश अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसे बीएनपी कहते हैं, जमाते इस्लामी, जातीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और बांग्लादेश, इसके अलावा ढेर सारी वहां पर छोटे दल हैं जो प्रमुख दलों से स्वतंत्र है या उनके साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं। और इनमें से कई ऐसी हैं जिनके साथ सीधा हिफाजत इस्लाम का कनेक्शन है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां यूनुस और बांग्लादेश को हमारी सलाह है। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार वैसे तो कठपुतली बन चुकी है, मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे अपने आप ही समर्पित दिखाई दे रही है। यूनुस काम भी वही कर रहे हैं जो उनसे कट्टरपंथी करवाना चाहते हैं। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो या फिर महिलाओं के साथ दुष्कर्म, ये कट्टरपंथी मुस्लिमों के इशारे पर ही ये काम कर रहे हैं। यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान की पूरी विरासत नष्ट कर दी गई हिफाजत ए इस्लाम के कहने पर। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं छोड़ा, घुटने टेककर नतमस्तक इनके सामने नजर आए। मोहम्मद यूनुस ने तो कट्टरपंथियों के इशारे पर बाकायदा वहां के पाठ्यक्रम तक बदल दिए। यहां तक कि बांग्लादेश की बांग्ला पहचान के साथ खिलवाड़ की खुली छूट भी इन संगठनों को दी थी। मगर फिर भी मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि कट्टरपंथ एक अंधा कुआं है। इससे आगे जाकर इसमें ऐसा मोड़ है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। जिस कट्टरपंथ को वो शेख हसीना के खिलाफ हथियार बना रहे थे, जिस कट्टरपंथ के चलते बांग्लादेश की बांग्ला पहचान के साथ खिलवाड़ किया, वही कट्टरपंथ उनके लिए भी खतरा बन चुका है। कट्टरपंथियों ने धमकी दी कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यूनुस को भागने के लिए 5 मिनट भी नहीं दिए जाए। यानी बांग्लादेश में आग लगनी तय है और तालिबान बनने से उसे रोकना बेहद जरूरी। और ये भारत के लिए एक अलार्मिंग स्टेज है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं से नरसंहार किया गया और वो पलायन करके हिंदुस्तान आने को मजबूर हुए, बिल्कुल उसी तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है। और बांग्लादेश में अगर हिफाजत इस्लाम की सरकार बनती है और वहां शरीयत कानून को लागू किया जाता है, तो वहां जो लगभग 14 मिलियन के आसपास हिंदू हैं, 1% के आसपास बौद्ध और बाकी हैं, उनके लिए वो जगह नर्क जैसी होगी। हालांकि फिलहाल अगर महिला आयोग के जो प्रस्ताव हैं अगर उनको खारिज किया जाता है तो बांग्लादेश वैसे भी तालिबान की तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक नर्क साबित होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।